अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको K21 न्यूज़ पे खुशामदीद कहेंगे। मेरा नाम मोहम्मद यासिर है और K21 न्यूज़ पर हर साल की तरह इस दफ़ा भी हमारी स्पेशल बजट ट्रांसमिशन जारी है। हमारी कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो बजट से मुतालिक मामलात हैं उनको समझाए जाएं, जो इसमें एलोकेशंस हुई हैं, जो उसमें अच्छी चीज़ें हैं, ये वो ऐसी चीज़ें जिसमें टैक्सेस के हवाले से लोगों के खदशात थे, उनसे उनको आगाह किया जाए और आसान फहम अंदाज में ये लोगों तक पहुंचाना हमारी ज़िम्मेदारी है। बहरहाल हमारी कोशिश ये रही कि बजट का जब आगाज़ हुआ, यानी कि इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जब जारी की गई गुज़िश्ता साल की, तो हमने वहाँ से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया और तमाम ही मामलात पर बात हुई, यानी कि जो गुज़िश्ता माली साल की कारकर्दगी रही उस पर तफसीलन गुफ्तगू हमारी हुई है। और गुज़िश्ता रोज़ जब बजट पेश किया गया तो उसमें भी हमने कोशिश ये की कि तमाम मामलात पर बात की जाए, तमाम इंडस्ट्रीज़ के हवाले से, ओवरऑल इकानमी के हवाले से, और जितने भी माली मामलात हैं ख़ास तौर पर उसके ऊपर तफसीलन बात की जाए। बहरहाल अब बजट चूँकि पेश किया जा चुका है और बहुत सारी चीज़ें जिनका ऐलान हुआ है उसके ऊपर बात हो चुकी है और मज़ीद कुछ मामलात हैं जिसके ऊपर बात होगी। इंडस्ट्रीज़ के हवाले से ख़ास तौर पे बड़ा पर्टिकुलरली बात करनी है, ख़ास तौर पे जो रियल इस्टेट है उसके हवाले से कुछ मामलात हैं जिस पे बात करने की ज़रूरत है। कोशिश करेंगे आज ये जो पोस्ट बजट एनालिसिस है इसमें इन तमाम मामलात पर बात की जा सके। बहरहाल स्टूडियोज़ में भी हमारे साथ मेहमान मौजूद होंगे और हमारी कोशिश होगी कि टेलीफोन लाइन के ज़रिए भी कुछ मेहमान हैं उन्हें शामिल गुफ्तगू किया जाए और उनसे इन तमाम मामलात पर बात की जा सके। तो बहरहाल जी, अब बजट चूँकि आ चुका है और जो मौशी मामलात हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा पेचीदा हैं और सूरत हाल कुछ ऐसी है कि इस वक्त ज़्यादा रिलीफ जो है वो आवाम को नहीं फ़राहम किया जा सकता। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं जिस पर हमने गुज़िश्ता रोज़ भी गुफ्तगू की है। एक तो सबसे बड़ा चैलेंज किसी भी हुकूमत के लिए अशिया खुर्दोनोश की बढ़ती हुई कीमतों को कम करना है और इसके साथ साथ इस वक्त आलमी मंजरनामे पर अगर नज़र डाली जाए तो जो पेट्रोलियम की जो प्राइसेस हैं वो पूरी दुनिया में उसके असरात हमें नज़र आ रहे हैं और उसकी वजह से जो बड़ी इकोनॉमीज़ हैं वो भी अभी मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। तो बहरहाल अब इस सूरत हाल से किस तरह नबर्द आज़मा होना है और ये जो मौशी पॉलिसी है ये हमें किस तरफ लेके जाएगी, ये सबसे अहम सवाल है। इन मामलात पर गुफ्तगू की जाएगी। सबसे पहले स्टूडियोज़ में जो हमारे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं, नासिर रियाज साहब, आपका ताल्लुक़ कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री से है, डेप्यूटी चेयरमैन है हाउसिंग एंड रियल इस्टेट सब कमेटी के, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया नासिर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नासिर साहब, सबसे पहले ज़रा मैं चाहूँगा अपनी राय इस हवाले से दीजिए कि जो बजट कल पेश किया गया है इसको आपने कैसा विटनेस किया है। चाहूँगा यहाँ से ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ की जाए। जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे यहाँ मदऊ किया। बजट का आज से हम अगर 2 हफ्ते पहले या महीना पहले देखें तो पाकिस्तान एक मुश्किल पोजीशन में आ चुका था। जो हम आसपास के हालात देखें तो वर्चुअली डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा था पाकिस्तान। तो उस हालात में एक्सचेंज रेट भी शूट अप कर रहा था सारा, तो हमें ये लग रहा था कि ये बजट कैसे देंगे, क्या चीज़ होगी। इसमें हमें बहुत ही हमें अच्छा लगा कि ये गवर्नमेंट आई, इन्होंने जो कराची चैम्बर के साथ स्पेशली बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेट किया और हमने जो तजावीज़ भी दी और हमारे जो सीनियर्स हैं जो वो भी जाके उनके साथ बैठे रहे और उसमें अपनी राय देते रहे और उन्होंने उसका एहतराम किया और उसमें काफ़ी चीज़ें उन्होंने इस तरह इसको डिज़ाइन किया बजट को कि ये गरीबों पे इसका इम्पेक्ट कम से कम जो आए और अमीरों की तरफ इसको थोड़ा सा ज़्यादा उस पर फोकस किया उस पर। और इन हालात में ये एक बेहतरीन बजट एक ड्राफ्ट किया गया है जो, और आप देखें इस बजट के बाद पॉलिटिकल जो मूवमेंट होती थी या कुछ वो कम हो गई है और लोगों को वाकई मेरे ख्याल एहसास हुआ है कि ये इस वक्त के हिसाब से जो पाकिस्तान के हालात हैं बेहतरीन बजट है जिसमें टैक्सेस को इस तरह की है कि थोड़ा अब आप देखें कि आम पब्लिक इससे इतना ज़्यादा मुतासिर नहीं होगी। ठीक है, डॉलर रेट शूट अप किया, ऑब्वियसली वो एक इंटरनेशनल फेनोमेन है कि जो डॉलर इंटरनेशनल भी शूट अप कर रहा था। ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनल है, वो इंटरनेशनल शूट अप करी थी, उसकी वजह से कुछ इम्पेक्ट ज़रूर आएगा रोज़मर्रा की कमोडिटीज़ के ऊपर। लेकिन ओवरऑल जो होल्डिंग करके बैठे हुए थे जो रियल इस्टेट सेक्टर में स्पेशली और जो और भी, तो उनको काफ़ी हद तक जो है उसमें टैक्स इस तरह से लगाया गया है कि वो अपनी होल्डिंग को निकालें और उसको
रोल करें और इकोनॉमी का पार्ट बने। एग्जैक्टली, मार्केट में रोल करना ज़रूरी होता है और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, वरना इकोनॉमी आपकी स्टेगनेंट हो जाती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, हाउसिंग के हवाले से थोड़ा सा पिछला जो बजट आया था उसमें जो पास्ट गवर्नमेंट थी उसकी प्रायोरिटी में ये चीज़ शामिल रही कि हाउसिंग के ऊपर फोकस किया जाए, और ड्यूरिंग कोविड भी हमने देखा कि जो सबसे पहले जिस इंडस्ट्री को रिलीफ दिया गया वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री थी। कहने का मकसद ये है कि अब जो इस बजट के अंदर कोई ऐसी खातिर खा एलोकेशंस नहीं हुई, या ख़ास तौर पे वो जो हाउसिंग के जो प्रोजेक्ट्स है जिसकी वजह से हम देख रहे थे कि बहुत ज़्यादा रियल एस्टेट मार्केट के अंदर एक स्पाइक आया था, एक हमने बूम देखा था, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि उसमें स्लो डाउन आएगा। दो कि मैं मिफ्ता साहब की जब कल स्पीच मैंने सुनी तो उन्होंने वर्टिकल एक्सपेंशन की बात की है, और ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात है वो इस हवाले से, क्योंकि शहर कराची की अगर बात करें तो शहर हमेशा जो बड़े शहर वे ऊपर की तरफ यानी आसमान की तरफ जो है वो बड़ी बड़ी इमारतें तामीर की जाती हैं और इस तरह वहाँ पर एक्सपेंशन होती है। अब ये प्रोवाइडेड सर्कमस्टांसेस जो हैं इसमें आपके पास इतना क्योंकि स्पेस मौजूद नहीं है कि आपको ज़्यादा कोई रिलीफ दिया जा सके। फरमाइएगा कि रियल इस्टेट के हवाले से जो कल ऐलानात हुए हैं या इससे पहले जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट गवर्नमेंट की रही थी, अगर वो कम हुई है तो कितनी मुतासिर होती नज़र आती है, इसको चाहूँगा ज़रा हाईलाइट करें। जी, जो पिछली गवर्नमेंट ने दी, लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सेक्टर है, बल्कि वर्ल्ड ओवर ये सबसे बड़ा सेक्टर है। इसके साथ 100 ऑफ एलाइड इंडस्ट्रीज जो इसके साथ काम करती हैं। सीमेंट इंडस्ट्री है, सरिया इंडस्ट्री है, लेबर है, रोज़गार मिलता है। ये बहुत बड़ा सेक्टर है और ये जब बूम करता है तो इकनॉमी बूम करने लग जाती है उसमें। तो लास्ट गवर्नमेंट ने उसको यही देखा कि उन्होंने उसके हवाले से एमनिस्ट्री दी कुछ, और जो कि रियल इस्टेट सेक्टर आगे बढ़े, कुछ उन्होंने मकानात का ऐलान किया कि हम फ्री मकान बन देंगे। वो उस वक्त के हिसाब से वो एक अच्छा फैसला था, लेकिन एमनिस्ट्री का जो देर पर फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि ब्लैक इकनॉमी जो है वो पार्क होना शुरू हो जाती है। जो रेगुलर टैक्स पेयर है वो कहता है हमने अगर 40% टैक्स दे के अपनी वाइट किया तो ये 5% या 10% टैक्स दे के ये वाइट कर रहे हैं, तो फिर हम क्यों दें? वो डिस्करेज होते हैं। वो थोड़ी सी चीज़ें इम्प्रैक्टिकल भी नज़र आ रही थी, दो के उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस थे, उसको मटेरियलाइज कैसे किया जाना था ये एक सवाल था। लेकिन आगे चल के ज़रा इसके ऊपर भी बात करेंगे। इस वक्त मोहसिन शेखानी साहब जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं आबाद के, मेरे साथ लाइन पर इस वक्त मौजूद है, उन्हें मैं वेलकम करूंगा डिस्कशन में। थैंक यू सो वेरी मच मोहसिन साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। बहुत शुक्रिया आपका। मोहसिन साहब, बजट के हवाले से बात हो रही है और ये पोस्ट बजट एनालिसिस जो है वो इस वक्त जारी है। हाउसिंग के हवाले से बात हो रही थी, जो पिछली गवर्नमेंट थी उसकी प्रायोरिटी में ये चीज़ नज़र आ रही थी कि जी हाउसिंग के ऊपर फोकस किया जाए, लाइट इंडस्ट्री को रिलीफ दिया जाए। लेकिन इस दफ़ा जो गवर्नमेंट ने चार्ज लिया है, चार्ज लेने के बाद कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई इसके लिए डिसीजन सामने नहीं आया। कैसे देखते हैं? दो के वर्टिकल एक्सपेंशन की बात हुई है, लेकिन पास्ट में वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट हो गया था कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, बट किस तरह देख रहे हैं फैसले को? मैं चाहूंगा जरा इसके ऊपर बात हो जाए कि आपने कैसा विटनेस किया इस बजट को। मेरा ख्याल है कि कंस्ट्रक्शन के ऊपर गवर्नमेंट ने कोई तवज्जो भी नहीं दी और कोई उनके पास प्लान भी नहीं था, और शायद उनकी प्रायोरिटी भी नहीं है। राइट। और प्रायोरिटी जब होगी जब उनको इस फील्ड के बारे में इन्वॉल्वमेंट होगा। जैसे आपके पास एनालिस्ट बैठे भाई हमारे कह रहे थे कि दुनिया में बहुत बड़ा काम होता है, बड़ी इसकी इम्पोर्टेंस होती है और बड़ा इससे जॉब क्रिएशन होता है, इंडस्ट्रीज चलती हैं और बड़ा इम्पोर्टेंट। तो इम्पोर्टेंट जब होता है तो उसको उस तरीके से ट्रीट भी किया जाता है, उसको देखा जाता है कि उसके इश्यूज क्या हैं, उसको हम कैसे कानून के मुताबिक चीजों को कर सकते हैं, कैसे इलीगल कंस्ट्रक्शन खत्म करें, लीगल काम को हम किस बढ़ावा दें, किस तरीके से कच्ची आबादियां खत्म हो। कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना पाकिस्तान का वो कहता है घर देना होता है, हर पाकिस्तानी को गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। इस मुल्क में 10 से 12 मिलियन घरों की शॉर्टेज है। जो लोगों के पास घर नहीं है, जो कच्ची आबादियों में अनप्लान एरिया में रहते हैं, और ये बहुत बड़ा अलार्मिंग कंडीशन है। तो सबसे पहले तो इसको एड्रेस करना चाहिए। टैक्स तो उससे लिया जाता है या टैक्स उसी पे ज्यादा किया जाता है जो चीज गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही हो। ये चीजों में मेरा ख्याल था कि गवर्नमेंट को बैठेगी। लेकिन मोहसिन साहब ये फरमाइएगा ना कि जो इरेगुलरिटीज हुई हैं वो तो लोकल, ये जो यहाँ की प्रोविंशियल गवर्नमेंट है इसकी वजह से हुई हैं। कुछ फैसले ऐसे किए गए या इंक्रोचमेंट के जो इश्यूज थे, ये जो इलीगल जो लैंड है इसके जो इश्यूज थे, ये तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिसकी वजह से हमने देखा है कि एक स्लो डाउन आया था। नहीं, आई एग्री विद यू कि वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। हाउसिंग वैसे ही प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, फेडरल सब्जेक्ट नहीं है। फेडरल सब्जेक्ट तो पॉलिसीज है, मास्टर प्लान्स है, टैक्सेशन है, फेडरल सारे इश्यूज आपके
फाइनेंसिंग है, बैंकिंग है, ये फेडरल इश्यूज है बेसिकली, Right. ये प्रोविंशियल इश्यूज है। लेकिन पॉलिसीज जब हम बैठे थे उस जमाने में तो मास्टर प्लान होने चाहिए थे पूरे पाकिस्तान के, Right. पूरे पाकिस्तान का सर्वे होने चाहिए थे आपके पास, आपके पास डेटा होना चाहिए था, आपने अगले 100 सालों में 50 सालों में इस मुल्क को कहाँ लेके जाना है उसकी कोई प्लानिंग होती है। और आपको क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए आने वाले वक्तों में, पानी की क्या शॉर्टेज होनी है, पूरी दुनिया पानी से किस तरह इफेक्ट होनी है, लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी डैम्स होने चाहिए, फेडरल सब्जेक्ट है। राइट एब्सोल्युटली। बट ये बताएं मोहसिन साहब कि जो पास्ट गवर्नमेंट थी जब उन्होंने इनिशिएट किया था कि ये 50 लाख घर का जो सारा सिलसिला था, लेकिन इसमें कितना होमवर्क किया था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लूप होल्स थे जिसको निशानदही की गई थी और अगर उसको सही तरह से इंप्लीमेंट किया जाता तो रिजल्ट नजर आता, तो संजीदगी तो वहां पे भी नहीं नजर आ रही थी। सिर्फ महज ये कह देना कि 50 लाख घर बना लिए जाएंगे बड़ा इम्प्रैक्टिकल सा था, और बहुत सारी ऐसी चीजें थी जैसे हमने फाइनेंसिंग की बात की थी, जो उसके लिए हमारे पास कैपेसिटी थी, जो हमारी स्ट्रेंथ थी वो इतनी नहीं थी, वो भी एक बड़ा उसके ऊपर क्वेश्चन था। तो आप इस तरह की कोई स्कीम सोच रहे थे कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो इंट्रोड्यूस कराए, या इस तरह के प्रोजेक्ट आप फोर्सी कर रहे थे? बिल्कुल, मैं कह रहा था कि जो वो स्कीम थी उसमें काफी, हर जगह जब भी कोई काम शुरू किया जाता है और एक लंबी सोच होती है तो बहुत सारे लूप होल्स होते हैं और उनको हमें एड्रेस करने की जरूरत होती है कि उसमें जब आप इन्वॉल्व होते रहते तो पता चलता। 50 लाख घर बनाना मतलब इट्स नॉट पॉसिबल ना, कि कोई एक आदमी या एक गवर्नमेंट या कोई मुमकिन नहीं है, एब्सोल्युटली मुमकिन नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो मुमकिन नहीं होती है, सियासी लोग सियासी नारे लगाते हैं ना, और हमें इन चीजों को भी देखना होता है कि क्या मुमकिन है, किस तरीके से जो चीजें मुमकिन है उसको पॉसिबिलिटी, लेकिन एक विजन तो होता है ना, शुरुआत होती है। बिल्कुल ठीक है। शुरुआत होती है तो 12 मिलियन घरों की शॉर्टेज है तो उसका कहीं ना कहीं तो स्टार्ट होगा ना। और जब भी 50 लाख घर नहीं, मैं तो कहता हूँ 10 लाख घर भी हम शुरू करें, 1 लाख घर भी शुरू करें, हमारा तो हर साल 1.5 लाख घर शॉर्टफॉल होता है। जी। हम पूरा हर साल में 1.5 लाख घर पीछे की तरफ जा रहे, 1.5 से 2 लाख, तो वही पूरा नहीं कर पा रहे। पहले तो हमें वो पूरा करना है, उसके बाद हम शॉर्टफॉल पे जाएंगे ना। अच्छा, ये कॉस्ट का कितना अमल दखल है, क्योंकि हम देख रहे हैं इंटरनेशनली सरिया महंगा हो जाता है और दीगर इसके आइटम्स जो वो महंगे हो रहे हैं, ये भी तो एक इम्पैक्ट है जो हमारे यहाँ नजर आ रहा है। इससे कितना हमें नुकसान हुआ है, स्लो डाउन कितना आया है? देखिए, यही वजह थी जिसकी वजह से अचानक ये स्कीम, जो उन्होंने नंबर ऑफ यूनिट स्टार्ट करने थे, कोई 2 लाख यूनिट स्टार्ट करने थे, जब आपके सरिये की कॉस्ट 1,05,000 से 2 लाख क्रॉस है, आज 2,24,000 है आज की डेट। यस, तो डबल से भी ज्यादा हो गई। तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, सीमेंट और स्टील मेजर कॉस्ट है, 50% ऑफ द आपका स्ट्रक्चर और सारा फिनिशिंग आइटम में ये 2 आइटम इस्तेमाल होते हैं। तो इसका मतलब है कि 3,000 रुपए वाली कॉस्ट आप जो आती थी वो 6,000 रुपए स्क्वायर फीट हो गई। राइट, बिल्कुल। तो गवर्नमेंट को इंडस्ट्रीज के साथ बैठना चाहिए। स्टील हम इंपोर्ट कर रहे हैं, रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी भी है, ड्यूटीज भी हैं, उसको डिजाइन करने की जरूरत थी। कार्टेलाइजेशन बन रहा था, उसको रोकने की जरूरत थी। सीमेंट का हमारा कोल सिर्फ बढ़ गया था, तो कोल का अल्टरनेट हमें यूज करना था ताकि वो सीमेंट की प्राइस कम रहे। जब डिमांड आती है ना हमारे पास, तो हमारे पास बैकअप में हर सप्लाई की लाइन की प्राइस बढ़ जाती है। उस वक्त हमने जो काम किया कोविड के जमाने में, तो इतने प्रोजेक्ट आए कि सप्लाई लाइन के पास मतलब टाइम नहीं था, सीमेंट फैक्ट्री के पास, स्टील फैक्ट्री के पास, सब फुल हो गए ना। तो हमारी कैपेसिटी नहीं थी काम की इतनी, तो वो भी हमें इफेक्ट किया। और अचानक फिर प्राइस इतनी हाई हुई कि उन्होंने प्राइस खुद उन्होंने भी बढ़ा दी और ये चीजें कंट्रोल नहीं की। जब आप लॉन्ग टर्म 4 साल का प्लान करते हैं, प्रोजेक्ट 4 साल का होता है, तो 4 साल के लिए आपको डिजाइन करना पड़ता है कि कांस्टेंट प्राइस कैसे होगी, कि स्टील और सीमेंट और उसकी सप्लाई जो प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं उसका बैकअप कैसे होगा। उन चीजों को भी डिजाइन, वो चीजें डिजाइन नहीं की गई थी पिछली गवर्नमेंट में, जिसकी वजह से ये इश्यूज आए। मैं समझा शायद ये गवर्नमेंट आई है तो ये इन चीजों पे तवज्जो देगी, और ये बहुत होशियार गवर्नमेंट है, सारे हमारे माहिर हैं माशाल्लाह, और 15-15, 20-20 साल से हैं, तो मैं समझा शायद ये लोग बहुत तवज्जो देंगे। नहीं, लेकिन मोहसिन ये बताइए ना, अब देखिए पहला बजट, यस, पहले बजट के अंदर आपके पास क्योंकि इतना आपका फिस्कल स्पेस नहीं बनता कि आपको कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ जो है वो दिया जाए। बट हैविंग सेड दैट, अब मिफ्ता साहब ने, मेरी एक क्लोजिंग सूचना है कि हम तो आपसे कुछ एक्स्ट्रा मांग ही नहीं रहे। जी, हम तो पॉलिसी मांग रहे हैं, लॉन्ग टर्म एक हम अरेंजमेंट मांग रहे हैं इंडस्ट्रीज के साथ,
आपके जो ड्यूटीज हैं उसके साथ के आपके गवर्नमेंट के कोई फंड इफेक्ट ना हो, हाँ, और हमारा काम आपके साथ हो जाए। बिल्कुल हम तो ठीक ये है। कह रहे हैं। ये बात आपकी सही है कि स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाना चाहिए था। खास तौर पे एक बहुत बड़ा इशू है, इशू इन द सेंस कि आपके पास जो डिमांड इतनी ज़्यादा है, जैसा भी आपने बताया कि हमारे पास अभी इतने घर हमें बनाने हैं, अब इसमें लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बट अच्छा, वर्टिकल एक्सपेंशन की एक उन्होंने बात की कि हमें वर्टिकल एक्सपेंशन की तरफ जाना होगा। अब ठीक है, शहर कराची के अंदर वर्टिकल एक्सपेंशन समहाउ हुई है, लेकिन वो एक कोर्ट का ऑर्डर इसके बीच में आ गया था जिसकी वजह से उसमें थोड़ा स्लो डाउन आया। अब अगर गवर्नमेंट इंडिकेट करती है कि हमें वर्टिकल एक्सपेंशन की तरफ जाना होगा, बड़े हाई राइजेस बनाने होंगे, तो ये कैसे मटेरियलाइज होगी चीज, ये जरा समझाएं। मेरा ख्याल है कि उसके लिए भी तो कोई पॉलिसीज होगी ना, कॉस्ट हम्म। ऑफ कंस्ट्रक्शन देखी जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो चाहिए ना वर्टिकल ये में सबसे जाएंगे तो इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन है, मैं उसी तरफ आ रहा था जी। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग होना चाहिए ताकि आप उन चीजों को सप्लाई लाइन दे सके। राइट। आपको पानी देना है, आपको बिजली देनी है, फाइटिंग की बात होती है, अचानक एक हादसा हो जाता है, जी। हम सारा दिन उस पर बैठ जाते हैं। तो ये सारी चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने की जरूरत है ताकि हम चीजों को हाई राइज बिल्डिंग बना सके। पूरी दुनिया में 100 स्टोरीज, 70 स्टोरीज, 150 स्टोरी नॉर्मल चीज है, बिल्कुल। कोई ऐसा उसमें साइंस भी नहीं है। और हाँ, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ जाती है उससे। तो ये सारी चीजें ऐसी थी, मैं समझता हूँ कि इस पे अगर आप बैठे और लॉन्ग टर्म थोड़ा डिस्कस करें, इसमें मटेरियल आपको कंस्ट्रक्शन में स्टील और वो ज्यादा चाहिए, कॉस्ट आपकी सेलिंग क्या होगी, आप माल बेच सकोगे। पंजाब में उन्होंने काफी प्रोजेक्ट किए थे जो ऑक्शन भी किए उन्होंने और रेशो के साथ भी किए। तो कुछ चीजें उन्होंने की, कुछ चीजें नहीं की उस गवर्नमेंट ने भी। तो ये गवर्नमेंट से मुझे उम्मीद थी बहुत कि शायद ये लोग तो बहुत इस चीजों में एक्सपर्ट है शायद, लेकिन तवज्जो नहीं दी गई। मैं समझता हूँ इसको एड्रेस ही नहीं किया, शायद इनके पास टाइम भी नहीं है, ये भी एक प्रॉब्लम है। ये भी नहीं पता था कि हम गवर्नमेंट कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये सारी चीजें भी थी, कभी प्राइस बढ़ाएंगे ऑयल की या नहीं बढ़ाएंगे। तो ये सारी शशोपंज में ये बजट आ गया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा चलें, मोहसिन साहब स्टे विद अस, हमारे साथ ही रहिएगा। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर लेनी होगी और ब्रेक के बाद वापस आते हैं, जरा और मामलात हैं उसके ऊपर गुफ्तगू की जाएगी। आप देखते हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम बजट की बात। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। बजट की बात में स्पेशल ट्रांसमिशन हमारी K21 न्यूज़ के ऊपर जारी है। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी बजट के हवाले से और हाउसिंग के हवाले से, और ये चीज़ सामने आई है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मेजर्स नहीं लिए गए कि हाउसिंग के अंदर ज़्यादा हम देख सकें कि कोई एक्टिविटी नज़र आए। और इस वक्त जो प्रोवाइडेड जो सिचुएशन है उसमें हम देख रहे हैं कि चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। इसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं, जो ग्लोबली जो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट है वो हर जगह हमें नज़र आ रहा है। वो हमें स्टील के अंदर भी नज़र आया, वो हमें सीमेंट्स के अंदर भी नज़र आया, और इससे रिलेटेड और जितने आइटम्स हैं कंस्ट्रक्शन एंड मटीरियल, उसमें हमने देखा कि प्राइसेस जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से भी एक स्लो डाउन विटनेस किया गया। अब मोहसिन साहब से कुछ देर पहले इस बारे में गुफ्तगू हो रही थी, उन्होंने कहा कि पॉलिसीज़ अगर आपके पास हों तो आप इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। और फिर ये कि हमारी क्योंकि हाउसिंग की नीड बहुत ज़्यादा है, डिमांड साइड पे हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है, और सप्लाई साइड के इश्यूज़ अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए, जिसकी वजह से ये गैप जो है वो बढ़ता जा रहा है। नासिर रियाज इज़ हियर विद अस, और उनसे भी बात हो रही थी ब्रेक पे जाने से पहले। नासिर साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो पिछली गवर्नमेंट रही थी, उन्होंने ये जो 50 लाख घर की बात की थी, थोड़ा सा ज़्यादा ओवर एम्बिशस से, और मैं हमेशा एक चीज़ उनके लिए कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल था वो जो प्रोजेक्ट उनका था, कि जिसके अंदर वो लोगों को जो सस्ते घर बना के दे रहे थे। उसकी वजह यह है कि आपके पास, क्योंकि आपका फिस्कल स्पेस इतना नहीं है, आपके पास मॉनेटरी टाइटनिंग की तरफ आपको जाना होता है हर दफ़ा, और क्योंकि इंटरेस्ट रेट जब हायर साइड के ऊपर होते हैं तो लोन परस्यू करना एक आम आदमी के लिए आसान नहीं होता। दो कि उन्होंने उसकी भी एक कंडीशन, उसके लिए भी ईज़ रखी थी, लेकिन जो क्रेडिट ऑफ टेक है वो नहीं ये बताती कि उसमें कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी इजाफा हुआ होगा। तो इस हवाले से जो है वो थोड़ा सा मैं चाहूँगा ज़रा ब्रीफली बता दीजिए कि आप क्या समझते हैं कि और इसके ऊपर मज़ीद क्या किया जा सकता है। जी जी,
जो सस्ते घर की इन्होंने बात की थी, सबसे बड़ा इसमें पॉइंट ये था कि लैंड एलोकेशन हो। लैंड जो थी वो अवेलेबल जो भी होती है वो बहुत महंगी अवेलेबल होती है, तो उस हवाले से ये बहुत मुश्किल काम हो गया था कि उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए। कुछ मिनिस्ट्री बनी, कुछ उन्होंने काम किया उस पर, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ सके उसमें, चूँकि लैंड। फिर दूसरी सबसे बड़ी बात एक और है कि जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होती है सबसे ज़्यादा, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो यहाँ पाकिस्तानी भाई लोग जो बाहर रहते हैं वो अपने यहाँ पे घर वालों को, जो उनकी माँ होती है, बहनें होती हैं, उनके लिए पैसे भेजते हैं डॉलर्स टर्म में, और वो बहुत उनका मेन पर्पस ये होता है कि ये अपना घर कर लें और तो पैसा सिक्योर यहाँ हो जाए, पार्क होता है, पैसा पार्क यहाँ होता है। अनफॉर्चुनेटली जो लास्ट गवर्नमेंट में डॉलर इस कदर तेज़ी से अप्रिशिएट किया और जो है रुपी डिवैल्यू हुआ 118 से आई गेस ये 190 तक जो खींचा, तो उसकी वजह से अगर कोई वहाँ से अपने डॉलर अगर $1 लाख यहाँ भेजता है और वो यहाँ इन्वेस्टमेंट करता है, तो इन्वेस्टमेंट का वो रिटर्न नहीं आया जितना डॉलर डिवैल्यू हो गया। $1 लाख भेज के उसको 3 साल बाद अगर वो $80,000 उसकी वर्थ रह गई, तो वो क्यों इन्वेस्टमेंट करेगा फिर पाकिस्तान में? तो ये बहुत ज़रूरी है कि डॉलर को स्टेबल रखा जाए। आप देखें खुद ब खुद बूम भी आएगा और बेहतरी भी होगी इसमें, और पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, स्पेशली कराची में और आसपास ये जो एरिया है, और वर्टिकल एक्सपेंशन का बहुत बड़ा बूम है पाकिस्तान में। तो ये पॉसिबल है। लास्ट टाइम जो कोर्ट्स को जो इंटरवीन करना पड़ा, वो कुछ रेजिडेंशियल प्लॉट के ऊपर कुछ डिस्प्यूट्स हो रहे थे, जो उसके ऊपर वो जिसकी वजह से कमर्शियल हो रहे थे, तो वो कोर्ट को बीच में आना पड़ा कि इसको रोक के, जो प्योर कमर्शियल है, इसलिए कि उसमें फिर अगर आप रेजिडेंशियल पे बनाते हैं तो उधर पानी की लाइन, गैस की लाइन, ये भी आपने बिल्कुल ठीक कहा, ना सिर्फ कि लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से भी एक इशू जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो स्वेल कर गया था, जिसकी वजह से हमने देखा कि एक स्लो डाउन आया है। देन वी मस्ट नॉट फॉरगेट कि जो कोविड है उसकी वजह से भी सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई थी। ये भी इम्पैक्ट जो है वो ट्रांसलेट हुआ, जिसकी वजह से हमने देखा स्लो डाउन आया। व्हाट डू यू से? जी हाँ, कोविड की वजह से हुआ। बहुत ही हम बल्कि खुशकिस्मत हैं उसमें कि पाकिस्तान उन मुल्कों में जो कोविड से इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं हुआ, और पाकिस्तान में बेहतरी रही। स्पेशली इस दौरान टेक्सटाइल सेक्टर बहुत अच्छा रहा, और गवर्नमेंट ने अच्छी उस लास्ट गवर्नमेंट ने जो लोन वगैरह भी दिए उनको अच्छे, उसको बूम में किया, पाकिस्तान को ऑर्डर भी मिले और पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट बहुत अच्छी हुई। तो जहाँ तक ये रियल इस्टेट सेक्टर भी बेहतर ही रहा कोविड के दौरान भी। तो पाकिस्तान में तो इतना अफेक्ट नहीं हुआ, और कोविड के भी केसेस कम ही हुए अल्हम्दुलिल्लाह। तो बात यह है कि पॉलिसी जो भी बनाए ये वो कंसिस्टेंट पॉलिसी होनी चाहिए। जैसे शेखानी साहब ने भी कहा कि पॉलिसी एक कंसिस्टेंट होनी चाहिए और उसको लेके आगे चलना चाहिए। अब इन्होंने कुछ टैक्सेस लगाए हैं इसके ऊपर, जो प्लॉट पार्क किए हुए हैं लोगों ने, जो एक से ज़्यादा प्लॉट हैं उनके ऊपर जो गेन टैक्स भी थोड़ा इंक्रीज़ किया है, और रेंटल वैल्यू के ऊपर भी कुछ टैक्स लगाए हैं 20%। तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। मैं समझता हूँ कि ये अमीर तबके के ऊपर होगा कि वो उसको निकाले और उसको इकनॉमी में लेके आए और मूवमेंट करे उस पैसों को, ताकि वो रोलिंग होगा तो मुल्क बेहतर होगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि करेंसी जब रोल करेगी तो फिर आप इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो जनरेट होती है। डॉलर साइड के ऊपर भी हमने देखा है कि यही प्रॉब्लम है कि जब ज़्यादा स्पेकुलेटिव मार्केट हो जाती है तो फिर वो डॉलर हेजिंग का जो मामला है ना वो स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से भी हम देखते हैं कि ये शॉर्टेजेस हो रही है। दो के चैलेंजेस हैं, आउटफ्लो के ऊपर भी कल बड़ी तफसील से डिस्कशन हुई है। मलिक बोस्तान साहब क्योंकि यहाँ पे थे तो डिटेल उनसे इस बारे में बात हुई है कि जो बड़ा एक मेजर आउटफ्लो आया है इसकी क्या वजह हो सकती है, और कहाँ है गवर्नमेंट को जो है वो चेक एंड बैलेंसेस जो है वो रखने होंगे। तो इसके ऊपर मजीद अभी बात की जाएगी। अंजुम निसार साहब लाइन पर हैं इस वक्त, तो उनसे जो है वो बात हो रही है और उनसे भी थोड़ा सा बजट के हवाले से बात करेंगे। जी अच्छा जी, कुछ देर बाद लेंगे, ठीक है। अच्छा नासिर साहब ये ज़रा बताइएगा, अभी ज़रा बात हो रही थी कुछ के प्लान भी होना चाहिए, गवर्नमेंट की भी एक प्रायोरिटी में होना चाहिए, ख़ासतौर पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास जो है, आप क्योंकि उनके भी बजट जो है वो पेश किए जाएंगे, उनकी प्रायोरिटीज़ में भी ये चीज़ होनी चाहिए कि वो इस तरह की कोई हाउसिंग प्लान या अगर कोई प्लान को एग्जिस्टिंग है तो उनके लिए कोई रिलीफ फराहम करे ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस तरफ जाएँ, क्योंकि यहाँ पे नीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और अगर बात पर्टिकुलरली शहर कराची की हो जाए तो बहुत सारे यहाँ पर मसाइल हैं और हाउसिंग की नीड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, एक्स्ट्रॉर्डनरी यहाँ पर जो है वो डिमांड आ रही है। कैसे इसको केटर करेंगे ये ज़रा फरमाएं। मैं तो इसको ये देखता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ है कराची में, उसकी वजह से, बल्कि पूरे सिंध में बेहतर हुआ है लॉ एंड ऑर्डर, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बेहतर हुआ है। उसकी वजह से लोग बाहर की तरफ निकले हैं, सोसाइटीज़ बाहर बननी शुरू हुई हैं और लोग बाहर जाके रहने को प्रेफर कर रहे हैं कि वो पुरसुकून जगह है।
आज ये हालत है कि कराची से आप नूरियाबाद से आगे हैदराबाद तक गए तो मेन रोड पर जगह अवेलेबल नहीं है। ऐसा ही है, सारी की सारी बुक हो गई हैं और लोग वहाँ पे एक से एक नई सोसाइटी लॉन्च करें, और ये पूरे पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में भी इसी तरह से सारा मामला है कि नई सोसाइटी, तो जहाँ पे वर्टिकल एक्सपेंशन हो रही है, हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन भी हो रही है पाकिस्तान में, और बहुत तेज़ी से हो रही है। तो पाकिस्तान में पोटेंशियल बहुत है, 22-23 करोड़ की आबादी का मुल्क है, और ये इसमें जो पोटेंशियल है, मैं कहता हूँ कि एक दफ़ा पॉलिसी देके गवर्नमेंट पीछे हट जाए कि ये पॉलिसी दे दी है कंसिस्टेंट, अब ये रुकी रहेगी पॉलिसी, जो रेट है ये स्टे करेंगे यहाँ पर। आप देखें 2-4 साल में पाकिस्तान कहाँ निकल जाएगा। पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, बेहतर हो जाएगा ये सारा मामला। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अभी इन्फ्लेशन की वजह से जो चीज़ें महंगी हो रही हैं, ये एक बड़ा कंसर्न है, और वो हर जगह ही हमें नज़र आ रहा है। वो हमें कमोडिटी साइड के ऊपर भी नज़र आ रहा है और दीगर जगहों पे भी नज़र आ रहा है। अच्छा, इसके हवाले से ज़रा बात की जाएगी। अंजुम निसार साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अंजुम निसार को हम वेलकम करेंगे। अंजुम निसार साहब जो है एक प्रोमिनेंट बिजनेस फिगर हैं कराची शहर में, पाकिस्तान में जाने पहचाना एक नाम है। अंजुम निसार को मैं वेलकम करूँगा, इकनॉमिक एनालिस्ट भी हैं, उनसे भी इन मामलों पर गुफ्तगू होगी। अंजुम, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। अंजुम साहब, कैन यू हियर मी? अच्छा, राब्ता जो है वो हो रहा है, मेरे ख्याल में आवाज़ में थोड़ी सी डिस्टॉर्शन है, तो सही तरह तक आवाज़ जो है वो मेरी उन तक जो वो नहीं पहुंच रही। अगर वो चली जाएगी तो उनसे जो बात हो। अंजुम साहब, कैन यू हियर मी? यस, आई कैन हियर यू। अच्छा जी, अंजुम साहब, सबसे तो पहले वेलकम करूंगा आपको, और उसके बाद फिर चाहूँगा ज़रा जल्दी से ज़रा बताइए कि ये जो बजट कल पेश किया गया है, इसको कैसा विटनेस किया आपने? देखिए, जहाँ तक कल के बजट का ताल्लुक है, अगर इस बजट को देखें, जो पाकिस्तान के मौजूदा माशी हालात हैं, जो मुश्किलात हैं, जिसका हमने पेमेंट करनी है, हम IMF के पैकेज में अभी तक हमारी कोई सर्टेनिटी नहीं है, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ने अपनी कोशिश काफी की है। इसके कुछ पॉजिटिव साइड होते हैं और हर बजट में कुछ नेगेटिव साइड होती है। मौजूदा बजट बनाना बहुत मुश्किल था। सबसे अच्छी बात ये जो इस साल हमने देखी है कि गवर्नमेंट ने पहली दफा बड़े अरसे बाद स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड किया। इस्लामाबाद बुलाया, हमारी खुद कई मीटिंग्स हुई प्राइम मिनिस्टर साहब से, फाइनेंस मिनिस्टर साहब से, और कंटिन्यूस कई मीटिंग्स हुई। इस सिलसिले में उन्होंने मशवरत की। ठीक है, बहुत मुश्किल हालात थे और कई जगह सेक्रीफाइस करनी पड़ी, कई बातें हमने उनकी मानी, कई बातें उन्होंने मानी, तो ओवरऑल उन्होंने कोशिश की है। लेकिन इसकी जो पॉजिटिव साइड है, पहले वो बात कर लेता हूँ ताकि जो बात हम समझते हैं इस तक, और फिर मैं वो बातें कहता हूँ कि पाकिस्तान के मौजूदा बजट हम किस तरह आगे जाके ग्रोथ देंगे। ये बहुत मुश्किल हो गया है इस बजट के अंदर। देखें, कल बजट पेश हुआ है $7,225 बिलियन का, 7.2 ट्रिलियन, 25 ट्रिलियन, 7.25 ट्रिलियन रुपीज का। उसमें देखा आपने गौर किया होगा कि आज से 15-20 साल पहले होता था कि सबसे बड़ा पैसा डिफेंस से लग गया है, लोग नाराज होते थे भाई हमें तो पैसा मिलता नहीं है, डिफेंस से लग जाता है। लेकिन कल अगर आप एक मिसाल लेने का, पूरे साल में पाकिस्तान 100 रुपए कमाएगा तो उसमें से तकरीबन ओवर 55 रुपीज खाली सूद की मद में जाएंगे। यानी हमारे मेहनत से पैसा जमा किया हुआ गरीब मुल्क जो मुसलसल मेहनत कर रहा है, 100 रुपए कमाएगा तो 55 रुपए सूद में चला जाएगा, बाकी जो उसके बाद 15 रुपए है वो डिफेंस में जाएंगे। तो अब हमारा सबसे बड़ा कॉस्ट पड़ती है सूद की। सूद का मतलब है कि कल इस साल हम देंगे सूद को हिसाब 225 में से 3,940 रुपए अरब, रोज का 11 अरब रुपए, यानी कि 1100 करोड़ रुपए। अगर इसको हम घंटों में ले लें तो तकरीबन घंटे का 45 करोड़ बनता है, एक घंटे का। तो हमें जब हर घंटे 45 करोड़ का गवर्नमेंट को बाहर की और डोमेस्टिक और बाहर का कर्जा देना है, तो सोचे कितनी मुश्किलात होगी गवर्नमेंट को। दूसरे सेक्टर में, सोशल सेक्टर हो, हेल्थ केयर हो, इन नौजवानों को खपत करनी हो, आपने IT में आगे बढ़ना हो, तो बहुत मुश्किलात होंगे। फिर आपने 15 पे डिफेंस में लगाए हैं, और बहुत की अच्छी बात है कि उन्होंने इस लीगल डिफेंस बजट के अंदर अपनी एक्सेप्टेंस की और मामला चलाएंगे। जो पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक कंट्री है, आपको अपना रखना ही रखना है, ये अपनी स्ट्रेंथ और स्ट्रेटजी। अब पाकिस्तान की एक्सपोर्ट आपने देखी, बहुत मुश्किल इस साल हम 32 बिलियन कर पाएंगे, और इसमें में खुश होने की जरूरत नहीं है कि 32 बिलियन टच किया है। 32 बिलियन का मतलब है कि क्योंकि एक्सपोर्ट की जो तकरीबन 54-55% कंपोनेंट होते हैं वो इम्पोर्टेड होते हैं, बटन, सुई, धागा, ये चीजें, डाइस, केमिकल्स, रॉ मटेरियल, और फिर आपकी एनर्जी कॉस्ट मुसलसल बढ़ती जा रही है। तो आपका खुद गवर्नमेंट कहती है कि अगले साल हम 32 के 35 बिलियन दे जाएंगे, और $35 बिलियन का टारगेट का मतलब यह है कि हम शायद अगले 5, 8, 10 साल बाद जाके 50 बिलियन टच कर सके। तो इसका मतलब है कि बांग्लादेश जो अगले 3 साल बाद $90 बिलियन के टारगेट में बैठे है, इस साल उनकी ऑलरेडी $44-45 बिलियन टच कर जाएंगी। तो हम कहाँ हैं दुनिया में? एग्जैक्टली, क्योंकि हमारे करंसी की स्टेबिलिटी नहीं है। करंसी की स्टेबिलिटी आपके सामने है। अफगानिस्तान जैसा मुल्क
जिसपे लोग सुन के हंसते हैं, जी उनकी करेंसी हमसे मजबूत हो गई है। जी, ये बांग्लादेश एक की क्रिटिकल 90 पॉइंट है। रुपीस, यस उनका कल था 93 रुपीस। जी तो जी अब कैसे जब तक करेंसी की स्टेबिलिटी नहीं होती और फिर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो, उसके पॉलिटिकल वजह से इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी हो, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे? राइट आपके 3 तरीके हैं आगे बढ़ने के। एक्सपोर्ट्स बढ़े, यस आपकी यस, मैं रेमिटेंस उसी बढ़े। तरफ आ रहा था। यस, इम्पोर्टेंटली तो अंजुम ये जरा फरमाइएगा कि अभी ये जो गिवन सर्कमस्टांसेस हैं इसमें इंपोर्ट को कैसे कम किया जाएगा, फिर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ कैसे जाएंगे, एक्सपेंडिचर को कैसे कर्टेल करेंगे, ये एक बड़े मुश्किल सवालात बनते जा रहे हैं। मैं चाहूंगा इसके हवाले से क्या सजेशन आपके पास है, उसको मैं चाहूंगा जरा हाईलाइट कीजिए। जी, आपने अच्छी बात की। देखें इसमें जो है ना, सबसे पहले आप देखिए, कहते हैं जी इंपोर्ट अगले साल जो टारगेट रखा है 70 बिलियन, ये मुझे समझ ही नहीं आई, ये सही टारगेट नहीं है। देखिए ऑलरेडी इस साल हमने इंपोर्ट की है 76 बिलियन डॉलर, जी। जो क्लोज कहेंगे 30 जून के तकरीबन। और अगर यही ट्रेंड रहा, अगर पेट्रोल की कीमतें यहाँ भी उठ जाती है, बढ़ रही हैं, यहाँ भी उठ जाती हैं, कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रही हैं, लेकिन वो यहाँ भी उठ जाती हैं, तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि कम से कम जो हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होंगी मेरे ख्याल वो 80 बिलियन डॉलर प्लस होंगी। राइट और 80-85 टच कर जाएगा अगर यही हालत रही, क्योंकि प्राइसेस आपने देखा यूक्रेन वार की अनसर्टेनिटी है, रशिया आपको साइड और ग्रेन की शदीद शॉर्टेज है, गैस की शदीद डिमांड है। आप इंडस्ट्री को इस साल 40% गैस अगली 1 जुलाई से बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल आप बढ़ा चुके हैं, बिजली आप बढ़ा चुके हैं और मजीद बढ़ाएंगे। IMF की रिक्वायरमेंट है कि 21 जून को जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट बढ़ेंगे मामला, उसके अंदर पहले आप पेट्रोल और बढ़ा के आए, तो पेट्रोल 25 से 30 में बढ़ने का और डीजल 55 बढ़ेगा। इन हालात के अंदर कौन सी इंडस्ट्री है, और जब इंटरेस्ट रेट आपके ऑलरेडी हायर साइड के ऊपर बिल्कुल ऐसा ही आपके सामने ये देखा, इंटरेस्ट रेट इसमें 13.25% है, लेकिन कायबा बंद हुआ 15% पे। जी। इसका मतलब 7 जुलाई को जब ये मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान होगा, आपका 1 से 1.5% इंटरेस्ट रेट और बढ़ जाएगा। इन इंटरेस्ट रेट पे फिर गवर्नमेंट जो रिफंड आपके पड़े हुए हैं, अगर वो जल्दी रिलीज नहीं करती तो सरमायाकार कहाँ जाएंगे? वो बैंक से लेने जाएंगे। जब बैंक से लेने जाते हैं तो उनको मार्केट रेट बहुत ऊपर मिलता है। अच्छा, ये तो हालात में कल भी एक हमारा जो कंसर्न था वो इस हवाले से आया कि जो राइजिंग इन्फ्लेशन ट्रेंड है इसको कैसे कम किया जाएगा, और थोड़ा सा एम्बिशियस नजर आया कि 13 से उसको दोबारा से कम करके जो वो 11 तक लेकर आएंगे, या सिंगल डिजिट की बात कर रहे थे। ये कैसे मुमकिन होगा? क्योंकि जो अभी आपने चीजें बताई हैं तो ये इंडिकेट कर रही हैं कि आप फर्दर और हायर साइड के ऊपर होंगे। ये थोड़ा सा समझना मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल, देखिए जो इन्होंने इन्फ्लेशन का तो रखा है टारगेट 13 से 11, खुद उनका इंटर बैंक जो परसों जो काइबर रेट बंद हुआ है फ्राइडे को, वो शाम को 15-15.5% के बंद हुआ है। एग्जैक्टली। इसका मतलब है कि आप सोना अभी 1-1.5% आपको लाजमी बढ़ाना पड़ेगा। 1.5% का मतलब 1% का ऑलरेडी इन हालात में कोई भी इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं कर पाएगी जो 16-17% है। तो लोग फिर क्रेडिट कम लेते हैं, और जब क्रेडिट कम लेते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट के पैसा आपके अवेलेबल नहीं है, जब आपकी इंडस्ट्री का पहिया नहीं चलता, इंडस्ट्री लगती है, आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट को तो भूल जाएं, आपका डोमेस्टिक इन्वेस्टर नहीं आएगा। डोमेस्टिक इन्वेस्टर ऑलरेडी प्रेशर में है, चूंकि करेंसी अनसर्टेनिटी है, इंपोर्ट्स आपकी बढ़ती चली जा रही है। आपको रशिया यूक्रेन की जंग का नहीं पता कि 2 महीने चलती है, 6 महीने चलती है। बीट आपने परसों जो टेंडर किया है 5 लाख टन का, वो $520 पे आपने 500 मिलियन टन गंदम ली है। जब आपने गंदम ली है $520 पे, और आप बेचते हैं पंजाब के अंदर 400, जो अच्छी बात है, आप अपने अवाम को डिस्काउंट पे देना चाहते हैं और सब्सिडी दे रहे हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने खाली 200 मिलियन सब्सिडी दे दी है गंदम पे। गंदम जो पाकिस्तानी गंदम है वो आप बेच रहे हैं 400 पे 10 रुपए किलो, तो वो पड़ती है 315। तो फिर जो साथ नेबरिंग अफगानिस्तान है वो आपसे गंदम स्मगल हो जाती है। आप हमारा पैसा, हमारी सब्सिडी वो जा रही है अफगानिस्तान अवाम को। तो ये चीजें सबको गवर्नमेंट को सोचनी पड़ेगी, अपनी रिस्क गाइड करनी पड़ेगी, अपने इन्फ्लेशनरी ट्रेंड को कम करना पड़ेगा, बजाय कि ये डिमांड को कर्टेल कर इनको सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। सप्लाई के हिसाब से मार्केट में नहीं आ रही तो वो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड बन जाता है। बिल्कुल ठीक है अंजुम, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है साइमा जिया ने, फ्रॉम बहरिया यूनिवर्सिटी, प्रिंसिपल हैं। इकॉनमी के हवाले से उनसे बात होती रहती है, उनको भी हमने यहाँ पर शामिल गुफ्तगू उनको करेंगे। साइमा को वेलकम करूँगा। साइमा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच। साइमा, हाउ डू यू सी दिस बजट? अब अनाउंस हो चुका है और इन्फ्लेशन राइजिंग ट्रेंड है। अभी यही बात कुछ देर पहले हो रही थी कि हर जगह हम उसका इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। ग्लोबली जो इस वक्त ट्रेंड है इन्फ्लेशन का वो हायर साइड के ऊपर है, और ये जो पाकिस्तान जैसे ममालिक हैं उनके लिए बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग फेज़ है जिसके अंदर हम आ चुके हैं। कैसे देख रही हैं आप सारी सिचुएशन को? अच्छा, इस वक्त पाकिस्तान की जो इस वक्त माशी सूरत हाल है वो बहुत ही बदहाली का शिकार है, ये हम सब लोगों को पता है। जो गरीब है उसके लिए तो बिल्कुल समझे 2 वक्त की रोटी भी मुमकिन नहीं है। उस हालात में अगर मैं इस बजट को देखूं और जो खजाने की हालत है पाकिस्तान के, उसकी कंडीशन में अगर मैं देखती हूँ तो मैं ये समझती हूँ कि बजट
न्यूट्रल है, मैं इसको बुरा बजट नहीं बोलूंगी। राइट, ठीक है, क्योंकि इसमें काफी सारी चीजों पे लाइक प्रोग्रेसिव टैक्स जो है वो आई वुड अप्रिशिएट कि प्रोग्रेसिव टैक्स गरीब के ऊपर मजीद टैक्स की जो बर्डन डाला जा रहा था, वो चीज मैं समझती हूँ कि ये बेहतर है कि ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से आई वुड अप्रिशिएट दैट। सेकेंडली जो नौजवानों के लिए, क्योंकि मेरा ताल्लुक तालीमी सेक्टर से है, तो मैं समझती हूँ जो लैपटॉप्स वाली जो स्कीम इन्होंने निकाली है, फ्री लैपटॉप्स के बजाय उन्होंने इंस्टॉलमेंट्स पे दिए, वो मैंने पहले भी देखा कि उससे काफी बेनिफिट हुआ था हमारे स्टूडेंट्स को, और आज तक भी वो स्टूडेंट्स के हाथ में होता है लैपटॉप। तो वो भी एक अच्छी पेशरफ्त है। मैं समझती हूँ कि जो हमारे गरीब बच्चे होते हैं जो नहीं ले पाते हैं, गरीब भी नहीं होते बल्कि मैं तो कहती हूँ मिडिल क्लास वाले बच्चे के लिए भी लैपटॉप अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं है। आपको पता है कि कितनी एक्सपेंसिव है, तो अगर उसको आसान एक साथ पे दे दिया जाए, इसी तरीके से जो बच्चों जो नौजवानों के लिए इन्होंने निकाला इंटरेस्ट फ्री 5 लाख तक का, वो भी एक अच्छी। तो गिवन जो आपके पास सिचुएशन है उसके अंदर आपके लिए, आपके ख्याल में कि बेहतरीन बजट ये नजर आ रहा है, यानी कि इसमें कोई बहुत ज्यादा टैक्सेस जो है वो ओवरबर्डन जो है वो नहीं किया गया, ये आप समझती हैं? जी, मैं ये समझती हूँ बिल्कुल, क्योंकि इस वक्त गिवन दैट बिल्कुल देखें, मैं ये नहीं कहूंगी कि अच्छा है क्योंकि हर चीज, हाँ, ये उस हमारी एक तो फिजिकल स्पेस इतना आपके पास नहीं होता ना, तो इसी तरह की। जी बिल्कुल। ऑलराइट साइमा, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। इंशाल्लाह फिर आपसे जो हमारी डिस्कशन रहेगी। लास्टली नासिर साहब, मैं चाहूँगा ज़रा वन लास्ट वर्ड इस बजट के हवाले से आप भी ज़रूर दीजिए, ताकि ये जो हमारी पूरी जो डिस्कशन है इसको कंक्लूड किया जाए। जी, बस मैं यही कहता हूँ कि बजट तो जो यही जो गिवन सर्कमस्टेंसेस में बेस्ट बजट है, और इन्होंने 2-3 स्टेप्स ये भी लिए हैं, कुछ रॉ मटेरियल पर भी ड्यूटियाँ कम की हैं, कुछ जो है इंडस्ट्री जैसे EPZ वगैरह है उसके ऊपर भी सेल टैक्स वगैरह एग्जम्प्ट की है, और सोलर पैनल्स पे भी की है, एग्जम्प्ट की है, ख़त्म की है। तो कहने का मतलब है कि ये एक बेहतर मामलात हैं। अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान बैक अपने ट्रैक पे आ जाए, और गो के मुश्किल है, लेकिन सिचुएशन थोड़ी सी क्रिटिकल है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, लेकिन ऑब्वियसली हिम्मत मर्दा मदद खुदा, एब्सोल्युटली, बिल्कुल आपने ठीक कहा नासिर। वेल, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। नासिर रियाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, इसके अलावा साइमा ज़िया हमारे साथ मौजूद थी, अंजुम निसार हमारे साथ मौजूद थे, मोहसिन शेखानी हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे, और कोशिश की कि जो पोस्ट बजट है इसके ऊपर थोड़ा सा एनालिसिस किया जाए। दो कि इस वक्त जैसा भी हमारे तमाम ही एक्सपर्ट ये राय रखते हैं कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, मामला इतना आसान नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह गोइंग फॉरवर्ड अगर इंटरनेशनली प्राइसेस में, अगर ख़ास तौर पे पेट्रोलियम प्राइसेस के अंदर अगर प्राइसेस स्टेबल रहती हैं, तो बहुत जल्द इम्पैक्ट उसका यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएगा। वेल, इसी बात के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अब इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।